वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखिए दो लेयर्स बनाई मैंने, अलग अलग कलर से बनाई इसीलिए ताकि आपको समझ में आए। जो येलो वाली है इसको मैं मान लेता हूँ एक लेयर, और व्हाइट वाली को मान लेता हूँ दूसरी लेयर। ये जो दोनों लेयर्स हैं ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डेल्टा एक्स। कितना डिस्टेंस है? डेल्टा एक्स। नीचे वाले की वेलोसिटी अगर v है तो ऊपर वाले की वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है। तो जो डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स है इसको क्या बोलेंगे? दिस इज dv बाई dx कैलकुलस फॉर्मेट में बोलेंगे, और डिस्क्रीट फॉर्मेट में डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स। आपको पता है जब कैलकुलस का यूज करेंगे तो डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स फॉर वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स। वेरी स्मॉल को अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल अप्रोचिंग टू जीरो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड dv बाई dx एंड दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। आपको अगर मेरी बात याद हो, ग्रेडियंट वर्ड जहां भी हो उसका सिंपल मतलब होता है डिवाइडेड बाई लेंथ। सिंपल मतलब होता है डिवाइडेड बाई लेंथ। एक्चुअल मतलब क्या होता है वो आज समझाता हूँ। रेट ऑफ चेंज विद लेंथ क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद डिस्टेंस या विद लेंथ, दैट इज कॉल्ड इट्स ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। गॉट इट? टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलूंगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस। समझ में आ रही बात? अब रेट ऑफ चेंज अब आप समझ सकते हैं, जब ये शुरू में बताया था मैंने डायमेंशंस में बताया था, उस टाइम पे हमें रेट ऑफ चेंज का क्या पता था, ना हमें कैलकुलस आती थी ना कुछ आता था। समझ रहे हैं? तो उस टाइम पे सिंपल आपको तरीका बताया था डिवाइडेड बाय लेंथ, बाकी प्रॉपर मतलब है रेट ऑफ चेंज विद लेंथ। इज दैट ओके और नॉट? तो दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब दोनों लेयर्स का कॉन्टैक्ट एरिया कितना है? हो सकता है दोनों का एरिया अलग अलग हो, जैसे ग्लास है यूं है तो ऊपर वाली का एरिया ज्यादा होगा, नीचे वाली का एरिया कम होगा, उससे मुझे मतलब नहीं। मुझे मतलब है कांटेक्ट में कितना एरिया है, दोनों का टच कितना एरिया कर रहा है। गेटिंग इट? तो एरिया इन कांटेक्ट। तो जो विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट। यानी सीधी सीधी भाषा में बोलो, कांटेक्ट एरिया। कौन सा एरिया? कांटेक्ट एरिया ए। और साथ में वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये आपका क्वेश्चन बताएगा आपको डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स लेना है या डीवी बाई डी एक्स लेना है। मैं फिलहाल डीवी बाई डी एक्स ले रहा हूँ। इज दैट ओके? न्यूमेरिकल बताएगा भाई। अगर कह दे एक की वेलोसिटी 2 है, एक की वेलोसिटी 2.01 है, तो 0.01 डेल्टा वी हो गया, है ना? समझ रहे हैं? और अगर कैलकुलस फॉर्मेट में देगा तो डीवी बाई डी एक्स। गॉट इट? समझ में आ रही बात? तो अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो फोर्स आ गया प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू डीवी बाई डी एक्स। अपोजिशन का फोर्स इसलिए माइनस साइन आएगा, नेगेटिव साइन क्या कर रहा है? अपोजिशन शो कर रहा है। और कॉफिशिएंट आएगा ईटा, ईटा को बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए डीवी बाई डी एक्स। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स। नोट कर लीजिए। बातें नहीं करेंगे बेटा, ध्यान से करिए। आपके फर्स्ट टर्म के रिजल्ट आ गए, जिनका एग्जाम हुआ था, है ना? मार्क्स वार्क्स तो आ ही गए होंगे। एक बार उनकी भी लिस्ट बनानी है, लेकिन अभी आज की क्लास में नहीं बनाते, अगली क्लास में बनाएंगे आराम से बैठ के। आज थोड़ा काम कर ले। Eta is coefficient of viscosity. लिख लिया सबने?
शैल आई मूव फर्दर? हो गया जल्दी, बी फास्ट। माइनस नेगेटिव साइन भी लिखे हो नीचे, माइनस छोड़े हुए हैं। अब फोर्स का अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो हो जाएगा ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो ईटा की वैल्यू आ गई फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन एरिया इंटू डीवी बाई डी एक्स, ये ईटा हो गया। और यूनिट क्या होगी? न्यूटन। यहां पर देखिए ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन मीटर की पावर -2 और इनटू सेकंड। तो आप एक काम करिए, सेकंड पहले लिख लो क्योंकि उसमें पावर पॉजिटिव है। न्यूटन सेकंड इनटू मीटर की पावर -2। इज दैट ओके? और इसके डायमेंशंस आपको शायद याद हो, ml -1 t -1। तो यहां से यूनिट बन जाती है केजी पर मीटर पर सेकंड, या फिर सीजीएस में देखेंगे तो बोलो ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? जो केजी पर मीटर पर सेकंड है और ग्राम सीजीएस वाली को हम बोलते हैं पॉइज। क्या बोलते हैं? पॉइज। और ये ज्यादा यूज होती है क्योंकि सारा मीटर में लिक्विड की लेयर हम नहीं पढ़ रहे होते, सेंटीमीटर्स में पढ़ रहे होते। और दूसरी यूनिट है डेका पॉइज, एमकेएस वाली। और एक डेका पॉइज में 10 पॉइज होते हैं। कितने पॉइज होते हैं? 10 पॉइज होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर? तो डेका पॉइज ये भी है और डेका पॉइज ये भी है, ध्यान देना। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पॉइज में अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन सेकंड, बोलो हाँ या ना, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी हो सकती है। क्लियर है? नोट कर लीजिए यहाँ पर। यूनिट्स का नाम याद रखिएगा, डायमेंशंस याद रखिएगा। अगर आपको लिखने में और इजी चाहिए तो डायमेंशन को अलग कर दीजिए, डायमेंशन को अलग कर दो यहाँ पर साइड में, और इसको इसके साथ लगा लो। अभी हो गया, ठीक है। अब गैप हो गया। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये नहीं सोचना कि मैं छोड़ दूंगी ये छोड़ दूंगा, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है तो फिर भी 3 में से 2.5 के चांस होते हैं, 2 के चांस होते हैं। ऑब्जेक्टिव जब होता है पेपर तो वो आपका पूरा ही करेक्ट होना चाहिए और आपको हर पॉइंट मालूम होना चाहिए। समझ रहे हैं? एक एक चीज, ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लिया। पढ़ना सारा ही है, बाद में इंपॉर्टेंट देखा जाता है। बाकी इंपॉर्टेंट बहुत काम के होते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट में, शुरू में सारा ही पढ़ना चाहिए, है ना। वो तुम्हें 12th वाला जो सीबीएसई का सैंपल पेपर डिस्कस किया था उस क्लास में थे तुम तीनों? सैंपल पेपर जो डिस्कस किया था मैंने कहा था इसको अटेंड करना।
हाँ हाँ थे उसमें। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिस्कस करने के साथ साथ बताए थे, एक बार पेपर चेक करना। 80% वही क्वेश्चन है, मतलब सेम इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 80% वही क्वेश्चन है, जिन्होंने अटेंड की पूरे हो गए उनके। मतलब बता रहा हूँ मैं जस्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट तब काम करो जब वो सारा कॉन्सेप्ट आता हो, क्योंकि भाई वो क्वेश्चन ही थोड़ा ना आएगा उससे रिलेटेड, और ये क्वेश्चन बन रहे हैं। बस उतना ही तो ध्यान दिया जाता है, और दिया क्या जाता है अगर सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हो। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, बातें नहीं भाई, ये हो गया? हेलो, कौन सा? हाँ सेकंड है बेटा, एस छोटा बनाओ। अच्छा, ये लिख लिया सबने? बढ़ू में आगे? आगे देखिए, इसके बाद यहाँ से हम कॉन्स्टेंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन लेना चाहते हैं। अगर एरिया 1 हो और डीवी बाई डी एक्स 1 हो, हेलो, एरिया 1 हो और डीवी बाई डी एक्स 1 हो, तो ईटा एफ के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, यस और नो? तो ईटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स इफ एरिया इज 1 स्क्वायर यूनिट एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx is 1 सेकंड इनवर्स। समझ में आ रही बात? अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 सेकंड इनवर्स है और एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, तो ऐसी कंडीशन में ईटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स। गॉट इट? तो स्टार मार्क करके कंप्लीट करिए इसको, और नीचे लैंग्वेज लिखिए। शुरू करें लैंग्वेज। देखो, ईटा कैन बी डिफाइंड एज, ईटा कैन बी डिफाइंड एज the magnitude of viscous force. Eta can be defined as the magnitude of viscous force eta can be defined as the magnitude of viscous force between the layers of liquid, between the layers of liquid, देखिए, magnitude of viscous force between the layers of liquid, between the layers of liquid having one square unit, having one square unit cross sectional area, having one square unit cross sectional area, cross sectional area in contact, one square unit cross sectional area in contact, when a velocity gradient of, when a velocity gradient of 1 second inverse, velocity gradient of 1 second inverse, velocity gradient of 1 second inverse exists between the layers of the liquid. 1 second inverse exists between the layers of the liquid. 1 second inverse exists between the layers of liquid. 1 second inverse exists between the layers of liquid. अगर लिक्विड की लेयर्स के बीच में 1 सेकंड इनवर्स का ग्रेडियंट है और उनका कांटेक्ट एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, तो ऐसी कंडीशन में ईटा भी 1 होगा। अब इसमें ध्यान देना, ईटा 1 क्या होगा, सीजीएस या एमकेएस? वो डिपेंड करेगा एरिया आपने 1 कौन सा लिया है। अगर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सीजीएस, मीटर स्क्वायर है तो एमकेएस, सिंपल है ना। इसीलिए 1 स्क्वायर यूनिट लिखा है, दोनों के लिए जा रहा है वो, है ना। जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ ले सकते हैं। और ये जरूर ध्यान देना, पॉइज इज सीजीएस यूनिट एंड डेका पॉइज इज एमकेएस यूनिट। और एक डेका पॉइज में कन्वर्जन पे कितने पॉइज आते हैं? 10 पॉइज आते हैं। क्लियर है बच्चा? हाँ बेटा बोलो। ऑफ विस्कस फोर्स, ऑफ विस्कस फोर्स। विस्कस की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, COUS है। जो फ्रंट बेंच में बैठे होते हैं ना, एक दो बेंच में, उनकी कॉपी नजर आती है मुझे, तो छोटी छोटी गलती भी करते हो ना, तो नजर आ जाता है, तो थोड़ा ठीक रखा करो, है ना। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स, VISCOUS। क्लियर? हटा दूं मैं इसको? सबने लिख लिया, ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब नीचे हेडिंग डालिए, स्टोक्स लॉ। स्टोक, स्ट्रोक मत कर देना कहीं क्रिकेट खेल रहे हो। स्टोक साइंटिस्ट है तो बोल भी रहे, स्ट्रोक मत करिए।
मुझे मालूम है ना, कई लोग क्रिकेट खेलने लग जाएंगे कॉपी में। ठीक है, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ। अब देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो आपके काम आने चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर कोई भी लिक्विड है, लिक्विड की कुछ डेंसिटी होती है, ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड की कुछ डेंसिटी होती है। अब इसके अंदर बायंसी का फॉर्मूला लगता है, बायंसी। बायंसी अपने थोड़ा मोड़ा छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है मैं याद दिला रहा हूँ, इधर देखिएगा। अगर कोई भी बॉडी आप उसको लिक्विड में डुबाते हैं, सबमर्ज करते हैं, फुल्ली या पार्शियली, कोई भी फुल्ली या पार्शियली एनीथिंग, तो ऐसी कंडीशन में कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस होती है लिक्विड की। तो जो वेट लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ, लिक्विड का वेट, बॉडी का वेट अलग है, लिक्विड का वेट अलग है, जो वेट लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ उसके बराबर उस बॉडी की वेट में कमी आ जाएगी। द लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब लिक्विड और बॉडी में कॉमन क्या है? वॉल्यूम। भाई अगर बॉडी जितना अंदर जाएगी उतना वॉल्यूम लिक्विड का बाहर आएगा। अंतर किस चीज का है? डेंसिटी का, और डेंसिटी के कारण वेट का अंतर आ जाता है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के अभी मैं स्टोक्स लॉ नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पहले वो बेसिक बातें क्लियर करा रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर हमने मान लिया, क्या है ये? सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस है r। क्लियर? समझ में आ रही बात? अभी मुझे इस टॉपिक में, अगले टॉपिक में और उससे अगले टॉपिक में जितनी जरूरत है सारे बेसिक्स समझा रहा हूँ, लॉ में बाद में लिखवाऊंगा, इसलिए आप लिखेंगे कुछ नहीं, क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स का एक बेस बनाऊंगा और बेस के बाद सारे टॉपिक्स 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा। समझ रहे हैं बात को? अब इस बॉडी की वॉल्यूम आप मुझे बताएंगे, बताओ वॉल्यूम ऑफ बॉडी जल्दी। वॉल्यूम स्फीयर है ना, वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब, इतना तो सबको आता है। अगर ये बॉडी पूरी की पूरी लिक्विड के अंदर है, अगर आधी लिक्विड के अंदर होती तो आधा वॉल्यूम डिस्प्लेस करती, अभी पूरी अंदर है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी सेम होना चाहिए। समझ में आ रही बात? दैट इज ऑल्सो सेम थिंग, यस और नो? अगर मैं आपसे बोलूं वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, तो वेट क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बोलो हाँ या ना? वेट होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बॉडी की डेंसिटी मैंने सिग्मा मानी, और वेट ऑफ लिक्विड दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सिग्मा मैंने क्या मान लिया? डेंसिटी ऑफ बॉडी। अब आपकी मर्जी है, अब चाहे सिग्मा जिसको मानो, मैंने बॉडी को माना, कई लोग लिक्विड को मानते हैं। रो दूसरा नाम है, आप रो 1 रो 2 ले सकते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 ले सकते हैं, तो नाम तो कुछ भी रखे जा सकते हैं। समझ में आ रही बात? दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो वेट वॉल्यूम बराबर है लेकिन वेट बराबर नहीं है। समझ रहे हैं बात को? एक चीज तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट, इतने में कोई डाउट है किसी को? ये सब चीजें यूज होंगी आगे के टॉपिक्स में। अब आप ये बताइए, जब ये बॉडी नीचे जाती है तो इसका वेट कितना होगा? वेट लगेगा नीचे, और ऊपर क्या लगेगा? अपथ्रस्ट। क्या लगेगा? अपथ्रस्ट। मैं पूरा नाम जानबूझ के लिख रहा हूँ, अपथ्रस्ट को बायएंड फोर्स बोलते हैं। और बायएंड फोर्स कितना होता है? वेट ऑफ लिक्विड के बराबर, यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैंने कैपिटल वी माना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्मॉल वी वेलोसिटी और कैपिटल वी वॉल्यूम है, 2 वी है। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू वेट ऑफ बॉडी के, वॉल्यूम इंटू सिग्मा, और वॉल्यूम इंटू रो वेट ऑफ लिक्विड है। भाई सीधी सी बात है, वेट है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, और अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ लिक्विड, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग, नेट फोर्स क्या हुआ जल्दी बताओ? दैट इज वेट माइनस अपथ्रस्ट। एग्री और नॉट? तो वेट कितना हुआ? वी सिग्मा, जी कॉमन है, बोलो यही हो गया है ना? ये आपके काम पूरी 11th क्लास, पूरी 12th क्लास, हर जगह आएगा, चीज मैंने अभी बताई। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब कोई बोले बॉडी फ्लोट कर रही है, कॉमन सेंस से सोचना, पहले तो इतना समझ में, बॉडी फ्लोट कर रही है मतलब दोनों बराबर होंगे, मतलब ये चीज जीरो है, सिग्मा रो के बराबर हो गई है ना? समझ रहे? कह रहे बॉडी घुसी जा रही है अंदर, घुसी जा रही है मतलब डूब रही है, तो डूब रही है तो कौन ज्यादा होगा बताओ? वेट ज्यादा होगा, सिग्मा ज्यादा होगा। यस। अगर बॉडी ऊपर की तरफ बढ़ने लग गई, जैसे लकड़ी की बॉल बना लूं मैं, वुडन बॉल, तो इसका मतलब क्या है? आपके बॉडी की डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है ना? जैसे प्लास्टिक, हॉलो प्लास्टिक बना दी उस पर, समझ रहे हैं, हवा भरी अंदर,
जी तो सेम ही होता है बेटा सबका। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कैसे चेंज जाएगा, है ना। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तब चेंज होता है जब हाइट और डेप्थ बहुत ज्यादा हो अर्थ की। क्या कह रही हो? अच्छा मैंने ग्रेविटी यहाँ नहीं लिखा क्या? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो मास है ना, वेट में ग्रेविटी भी चाहिए। क्लियर, वेट है ना mg, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास। इतनी बात आपके पास आ गई, ये नेट फोर्स है, ये हमें मालूम है पहले से, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, और बचपन के सारे डाउट्स हमने क्लियर कर लिए। अब स्टोक जी क्या कहते हैं? स्टोक जी इसी के बारे में कुछ और बात करते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अरे बड़ा बढ़िया एक्सपेरिमेंट, जब आपको प्रोजेक्ट वगैरह अगर बनाना होता है ना, तो ये एक्सपेरिमेंट बड़ा काम आता है। आपको बता दूं, बहुत आसान और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनता है इससे, कि आप अलग अलग साइज के मार्बल्स ले लो, अलग अलग साइज की बॉल्स ले लो, 2-3 तरह के कंटेनर ले लो, कुछ नहीं करना, एक में पानी भर दो, एक में दूध भर दो, एक में शहद भर दो, समझ रहे हैं। और एक बॉल को डालो, देखो वेलोसिटी अलग होगी, दूसरी बॉल को डालोगे वेलोसिटी अलग होगी। एक ही लिक्विड में सारी बॉल, 3-4 तरह की बॉल ले लो, डिमॉन्स्ट्रेट कर दो, दूसरे लिक्विड में उन्हीं बॉल्स को दोबारा डिमॉन्स्ट्रेट कर दो, तीसरे में उन्हीं को दोबारा डिमॉन्स्ट्रेट कर दो। सबसे बढ़िया डिमॉन्स्ट्रेशन, सबसे आसान टॉपिक, फुल मार्क्स प्रैक्टिकल के, समझ रहे हो ना। मेरा फेवरेट है सेकंड टर्म के प्रैक्टिकल्स अगर होते हैं तो, बता रहा हूँ। जैसे आपको कहते हैं ना एक प्रोजेक्ट बना लो, सबसे आसान प्रोजेक्ट किसी का बनना है, इससे आसान कोई नहीं बनना, पता चला ये एग्जीक्यूट हो जाता है ना तुरंत, इसमें कुछ गड़बड़ के चांस ही नहीं है ना। कई प्रोजेक्ट होते हैं इनमें गड़बड़ी के चांस होते हैं, एट द मोमेंट कुछ गड़बड़ हो गया, टेम्परेचर बेस्ड कर रहे हैं हम, पता चला वो वर्क ही नहीं कर रहा, टेम्परेचर हमारे हाथ में थोड़ी ना है। ऐसा चीज लेना जो काम कर जाए, आसान भी हो, है ना। तो बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट बनता है इसका। आपको पहले बताइए समझ में आए। अब स्टोक क्या कहता है? स्टोक कहता है जब ये बॉडी नीचे जाती है किसी भी लिक्विड के थ्रू, तो इस पे जो नेट फोर्स लगता है वो ईटा आर और वी के प्रोपोर्शनल है, स्मॉल वी इज वेलोसिटी। मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। कितना इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कितना रेडियस है सॉलिड बॉल का, ध्यान दीजिएगा, दिस इज ओनली फॉर ए सॉलिड बॉल, स्टोक्स लॉ, नॉट फॉर hollow balls, solid spheres, got it, only for solid balls, ball is spherical, got it। आप ये मत सोचना मैं क्यूब शेप की बॉडी डालूंगा तो लगेगा, वहां पे और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर, वी क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी जिससे बॉडी जा रही। तो स्टोक सिंपली कहता है एक्सपेरिमेंटली फाइंड करके, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग एंड कांस्टेंट इज 6 पाई, तो 6 पाई ईटा आरवी। स्टोक लॉ तो सिंपल है, वो कहता है नेट फोर्स इतना है, बस दिस इज ओवर, स्टोक्स लॉ खत्म, अभी लिखवा दूंगा, ये स्टोक्स लॉ। हम क्या जानते हैं अब सुनिए, ओए बाद में लिख लेना, तुमको पता नहीं क्या बीमारी है, मैं समझा रहा हूँ तो नीचे ऊपर दिख रहा है, अनमोल कौशिक क्या कर रहे हैं, बाद में लिख रहे हो ना, ये लिखना ज्यादा जरूरी। जो ज्यादा लिखते हैं समझने के टाइम पे, वो लिखने के टाइम पे बैठ के देख रहे होते हैं दूसरों को, तो उनका पेपर कभी अच्छा नहीं जा सकता। मैं आपको समझा रहा हूँ, याद रखिए, जब समझा रहा है टीचर, लिखा हुआ छूट जाए कोई बात नहीं, दूसरे से फोटो खींच लेंगे बाद में लिख लेंगे, समझ रहे हो। लेकिन अगर समझा हुआ छूट गया तो कहाँ से लाओगे, अब बात को समझो ना। तो बात जो कन्वर्सेशन करते हैं आपसे वो जरूरी है ना, लिखा हुआ तो क्या ला इसकी फोटो कॉपी खींच ले, है ना, क्या फर्क पड़ता है, गेटिंग इट और नॉट। तो वंस अगेन, स्टोक कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए सॉलिड स्फीयर मूविंग थ्रू ए लिक्विड, पॉइंट्स क्या बताए, सॉलिड स्फीयर मूविंग थ्रू ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर एंड वी। हम क्या जानते हैं, नेट फोर्स इज दिस, getting it, if the body is spherical, this force should be how much, this force should be 4/3 pi r cube sigma minus rho into g, yes or no, clear। स्टोक जी कहते हैं फोर्स इतना है 6 पाई ईटा आर वी, ये कहता है फोर्स इतना है, जो हमारा कॉन्सेप्ट कहते हैं। आप दोनों को कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहां पर आप देखेंगे आर आर कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, है ना, ये ईटा, यहाँ पर वी की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल वी थोड़ा अच्छा सा, स्मॉल वी की वैल्यू आएगी 2/9 ईटा नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर बचेगा, एक आर कट जाएगा, पाई पाई कट चुका होगा, ये ईटा नीचे आ गया, ये 9 18 और 4 को काटा 2/9, क्लियर। यूपर है सिग्मा माइनस रो इंटू जी। ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, इसको बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बच्चों, इसकी यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी। ये सोचना क्या है यार, मीटर पर सेकंड, चाहे जितनी कैलकुलेशन कर लो, समझ, इसकी भी कैलकुलेट करोगे क्या, है ना, कि देखें कि ईटा इंटू आर स्क्वायर पता नहीं बटे भगाना, कुछ नहीं करना भाई, वेलोसिटी है, डायमेंशन बताया था ना, जितनी वेलोसिटी एल टी बाई एन वन। कौन कौन सी वेलोसिटी चैप्टर की 2 लिखवाई थी अगर याद हो, डायमेंशन, क्रिटिकल वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी है, क्रिटिकल अभी आगे थोड़ी देर में आ रही है, अभी रास्ते में। क्लियर है यहाँ तक, बढ़े आगे। अच्छा, तो 2/9 ईटा, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी भी आती है। तो हमने देखा टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है,
रेडियस के स्क्वायर के, और किसके प्रोपोर्शनल है, डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड, और ईटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास बॉल की डेंसिटी बढ़ा दे तो क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बॉल की डेंसिटी घटा दे तो टर्मिनल वेलोसिटी घट जाएगी। क्लियर। अगर बॉल की डेंसिटी लिक्विड से कम ले ले, सुनो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बॉल की डेंसिटी लिक्विड से कम ले ले, बॉल मतलब एयर बबल ले लिया, बॉल कौन ले लिया, एयर बबल, हवा का बबल। अब क्या होगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी यानी टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब बॉल नीचे नहीं जाएगी, अब बबल ऊपर जाएगा। आप देखो ना, पानी का बबल हमेशा ऊपर आता है, बुलबुला, व्हाई डज इट कम अप। सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इससे, जितने कॉन्सेप्चुअल, कम से कम 25 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे, जो मैं आपको अभी पूरी बातें बता रहा हूँ। क्लियर है। सिग्मा रो का डिफरेंस, लिक्विड की डेंसिटी घटाई टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ी, लिक्विड की बढ़ाई टर्मिनल वेलोसिटी घटी, नेगेटिव हो गई, उल्टा जाने लग गई बॉडी। समझ रहे हैं बात को। क्लियर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यदि एक में हनी है एक में वो है, तो एक में पानी है तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, तो किस में ज्यादा होगी आप अपने आप सोच लो। गेटिंग इट। अब वो चाहे हनी ले जाए, जो ले विस्कोसिटी का मालूम होना चाहिए। रेडियस डबल कर दिया, इसमें भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, रेडियस डबल कर दिया वेलोसिटी 4 गुना हो जाएगी, रेडियस ट्रिपल कर दिया वेलोसिटी, शाबाश, धन्य हो आप, प्रणाम करें आपको, बहुत दंडवत करें। अबे गधो, स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 नहीं का, 3 का स्क्वायर 6, क्या बात है यार, 9 टाइम, मतलब इतना समझा लो, लास्ट में वही कद्दू काट देते थे हैं। 3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 9। अगर वेलोसिटी हाफ हो गई तो नहीं, अगर ये हाफ हो गया रेडियस तो हाँ 1/4, और थर्ड r/3 हो गया रेडियस तो हाँ 1/6 मत कर देना, ठीक है। मतलब देखो तुम्हारी महानता की सीमा देखो, तुम बता है रो, सो रहे होते हो तुम, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा ये आ गई टर्मिनल वेलोसिटी, इसका एक ग्राफ समझना है आपने, इधर देखिएगा ध्यान से, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ग्राफ तो बताता है हमें कि टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ है, ये किसके साथ है, ये ग्राफ है टाइम के साथ, या फिर आप डिस्टेंस, दोनों का ग्राफ ले सकते हैं। ध्यान देना, मैं इसलिए दोनों बता रहा हूँ क्योंकि जब आप देखेंगे इस ग्राफ को बुक्स में, तो वहां कोऑर्डिनेट ही नहीं लिखा होगा, यहाँ पे इस वाली एक्सिस पे कोऑर्डिनेट ही नहीं लिखे होगा, कोई एक्स लिखे होगा, कोई टी लिखे होगा, कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं लिखे होगा, अलग अलग चीज छाप रखी है। तो आप ये ध्यान देना, ये टाइम के साथ लो चाहे डिस्टेंस के साथ लो, ग्राफ सेम है, इसलिए नहीं लिखा होता, और दोनों का ही सेम है। गेटिंग। अब कहानी क्या है, कहानी ये है बेटा कि जब आपका टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी पहले तो बढ़ती बढ़ती बढ़ती, उसके बाद सैचुरेशन आ जाता है, कांस्टेंट हो जाती है। गेटिंग इट। समझ रहे हैं, जैसे पहले तो बढ़ रही है क्योंकि एक बार विस्कोसिटी को कट करने में उसको टाइम लग रहा है, थोड़ा डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है, उसके बाद जब वो अपनी ऑप्टिमम स्पीड अटेन कर लेती है, उसके बाद वो कांस्टेंट रहती है। और ये जो वेलोसिटी होती है, ये जो वेलोसिटी है वो ये वाली है। गेटिंग इट। जो वैल्यू हम लिख रहे हैं 0 से यहाँ तक बढ़ रही है कुछ टाइम पे, उसके बाद जो कांस्टेंट हो जाती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। गॉट इट। पहले बढ़ती है एकदम से, थोड़ा ना उतनी आ जाएगी कि हमने डाला फटाक से वेलोसिटी आ गई, कुछ तो टाइम लगेगा भाई। टाइम में बोलूं तो v = u + at एक्सेलरेशन आया होगा, डिस्टेंस में बोलूं तो v² = u² + 2s। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। गेटिंग इट। क्लियर। देखो रट्टा मारना है, कुछ नहीं, रट्टा का फॉर्मूला सिंपल सा 2/9 ईटा r² सिग्मा - ρg, खत्म, रट ले। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। गॉट इट। और मैं सब समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और आप समझ भी रहे जो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। बस आपका काम इतना है, आपसे याद भी रखें। क्लियर है। और याद रखने के लिए कितनी बार शुरू करें, और आज ही नहीं कि मैं आज ही 5 बार कर लूं गैप में। समझ में आ रही बात। फर्स्ट रिवीजन 1 दिन के अंदर, दूसरा रिवीजन 1 हफ्ते के अंदर, तीसरा रिवीजन 1 महीने के अंदर, तब तक तो टेस्ट हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। 2 अपनी सेफ्टी के लिए, गड़बड़ ना हो बीच में। समझ रहे हैं, बढ़ू में आगे। तो ये ग्राफ हो गया, तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, और साथ में स्टोक्स लॉ भी समझ में आ गया। अभी लिखेंगे, अभी लिखना कुछ नहीं है। अब मान लो क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन आता है, मेरे पास एक बड़ा 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 स्फीयर है, ये स्फीयर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। क्लियर। तो आपको कैसे, ऐसा क्वेश्चन आता है कि बड़ी ड्रॉप की वेलोसिटी 5 थी, ये 27 पार्ट्स में टूट गया, छोटी ड्रॉप की वेलोसिटी निकालो। क्वेश्चन कंफर्म क्वेश्चन में से, समझ रहे, इस टॉपिक में से अगर आता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो ये मेन क्वेश्चन है। समझ रहे, एक बड़ी बॉल 27 या 8 छोटे पार्ट्स में, ये वैल्यू कैसी देगा, वैसे दे तो कुछ भी सकता है, लेकिन वो 8, 27, 64 ऐसे ही देगा। क्यों, वो क्यूब में होती है, सारी क्यूब में होती है। हाँ, इजी कैलकुलेशन होती है।
ठीक है, 2 का क्यूब 8 मालूम है ना, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 5 का क्यूब, है ना, इस तरह। बस इसी लेवल पे इससे 3-4 याद रखिए, फिर बाकी नहीं हो तो निकाल लेना। फिर यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो छोटे में टूटी या छोटी जुड़ के बड़ी बन गई, दोनों केस हो सकते हैं। छोटी छोटी बॉल्स कोएलीज, कोएलीज वर्ड इज यूज्ड टू कंबाइन, कॉम्बिनेशन, सारी मिल गई एक बड़ी बॉल बन गई, और बड़ी बॉल टूट के छोटी छोटी बन गई। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला स्टेप ध्यान देना, ये सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी में नहीं, ये बहुत जगह, जहां भी बॉल या लिक्विड ड्रॉप या कोई भी चीज टूटेगी या फिर जुड़ेगी, तो आप सबसे पहले वॉल्यूम कंपेयर कर लीजिए। क्या कंपेयर कर लीजिए? वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम कंपेयर करते ही रेडियस का रिलेशन आता है, उसके बाद निकाली चाहे जो निकालना है, चाहे वेलोसिटी का क्वेश्चन हो, चाहे पोटेंशियल का क्वेश्चन हो, चाहे फील्ड का क्वेश्चन हो, चाहे जिसका क्वेश्चन हो, बहुत जगह ड्रॉप टूटेगी आगे। समझ रहे हैं? जहां भी ड्रॉप टूटेगी वॉल्यूम कंपेयर करिए, रेडियस का रिलेशन निकालिए और देखिए रेडियस से क्या फॉर्मूला है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, मेरा क्वेश्चन था कि ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप है बड़ी वाली, ये स्प्लिट हो जाती है 27 ड्रॉपलेट्स में, क्लियर? इसकी वेलोसिटी लिक्विड के थ्रू 5 मीटर पर सेकेंड थी, इन सब की वेलोसिटी सेम होगी, क्या होगी? सेम मटेरियल, सब कुछ सेम, डाटा बाकी सेम, ये क्वेश्चन था। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? फर्स्ट स्टेप होगा कि वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू 27, वॉल्यूम 2 इज छोटा ड्रॉप, 1 इज बड़ा ड्रॉप। तो 4/3 पाई, ये तो आपके लिए लिख रहा हूं, मुझे मालूम है रेडियस 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स कम हो गया, 4/3, लेकिन आपके लिए लिख तो देता ही हूँ, 27 4/3 पाई r2 क्यूब। तो मतलब r1 क्यूब इज इक्वल टू 27 r2 क्यूब। तो मतलब r1 इज 3 टाइम्स r2, यानी जो नई ड्रॉप बनेगी उनका रेडियस 1/3 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, आजा भाई। अच्छा, रेडियस 1/3 आ जाएगा, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, तो दैट विल बी v1/9। यस और नो? तो आंसर इज 5/9 मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड लेना चाहिए इसको, क्योंकि इतनी ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती, सेंटीमीटर मिलीमीटर पर सेकंड। वैसे लिखे जो वही आपका आंसर है। गेटिंग इट और नॉट? ये क्यों आ गया बाई 9? बिकॉज टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। यू गॉट इट और नॉट? अब ड्रॉप टूटी है, अगर कहते ड्रॉप कंबाइन होगी तो बढ़ जाएगी, है ना? उल्टा क्वेश्चन बना दे। सबसे पहले रेडियस निकालिए, ध्यान रखिए, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। वॉल्यूम कंपेयर करना है, खत्म बात। रेडियस का रिलेशन निकालना है, आगे तो कुछ है ही नहीं, स्क्वायर ही तो है, एकदम लॉलीपॉप से। फिजिक्स ही आसान सब्जेक्ट में बहुत बार बता चुका हूँ, सिर्फ समझना होता है ढंग से। लिखना शुरू करें? चलिए, कहां पर थे हम? बहुत ज्यादा कर लिया, चलो स्टोक्स लॉ लिखो। नेट फोर्स ऑन ए स्फेरिकल बॉल, देखिए, नेट फोर्स ऑन ए स्फेरिकल बॉल, नेट फोर्स ऑन ए स्फेरिकल बॉल मूविंग थ्रू ए लिक्विड, स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल ब्रैकेट में सॉलिड लिख देना, है ना, कहीं हॉलो हॉल में लग जाए, सॉलिड के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी फिक्स होनी चाहिए ना। स्फेरिकल बॉल ब्रैकेट में सॉलिड मूविंग थ्रू ए लिक्विड, मूविंग थ्रू ए लिक्विड, through a liquid is directly proportional to, is directly proportional to, moving through a liquid is directly proportional to, directly proportional to, बोलो बोलो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला 1 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नीचे 2 रेडियस ऑफ द बॉल, 3 रिजल्टेंट वेलोसिटी। देखिए 3 है ना, नाम तो पता है, पहचानते हैं इनको, कौन है ये? देखो नहीं नजर में कौन है, देखो प्रोपोर्शनल टू, पहला 1, क्या हुआ, लिख के भी दिखाऊंगा कैसे लिखना है, इस तरह 1, आगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इस तरह लिखना है, फिर ब्रैकेट में ईटा, गॉट इट? दूसरा रेडियस ऑफ द स्फीयर, नाम पूरा लिखना बेटा, ध्यान देना, बाद में भूल जाओगे। v कौन सी वेलोसिटी है? रिजल्टेंट वेलोसिटी विद विच स्फीयर मूव्स थ्रू द लिक्विड। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r रेडियस ऑफ द बॉल, और ईटा इज रिजल्टेंट वेलोसिटी of the ball through the liquid. Velocity is resultant velocity of the ball through the liquid.
रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉल थ्रू द लिक्विड। ठीक है, इसके बाद ये लिख लीजिए सामने एफ प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, और नीचे नीचे एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी ऑफ द बॉल थ्रू द लिक्विड। लिक्विड के अंदर से जा रही है ना बेटा, तो थ्रू द लिक्विड। लैंग्वेज समझनी है, अंग्रेजी अपने आप बनाना शुरू करो, भाषा को समझो, है ना, कि बॉल किसके अंदर जा रही है, लिक्विड के अंदर जा रही है, तो बॉल मूविंग थ्रू द लिक्विड, या जो लिखना है लिख लो। और इसको प्रॉपर नाम क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। अभी वो आगे वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए टर्मिनल वेलोसिटी। इसको नोट करने के बाद हेडिंग डालिए टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, it is the resultant velocity with which ball moves through the liquid. It is the resultant velocity with which ball moves through the liquid. ये वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है जिससे बॉल लिक्विड के थ्रू जाती है। बॉल मूव्स थ्रू द लिक्विड, मूव्स थ्रू द लिक्विड। नीचे फॉर्मूला लिखो, इट इज न्यूमेरिकली गिवन बाय, इट इज न्यूमेरिकली गिवन बाय ये फॉर्मूला, ये वाला v टर्मिनल इज इक्वल टू 2/9 ईटा आर स्क्वायर। फॉर्मूला लिखिए पहले बॉक्स में। जो बोल रहा हूँ उतना ही लिखना है, बाद में बाकी सब ऐड हो जाएगा अपना। ये फॉर्मूला लिखिए, आगे ये एरो मार्क करके तीनों के प्रोपोर्शनल इनवर्स और ग्राफ बना लीजिए, बाद में एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। ये चीज है जो आपको याद रखनी है, समझ रहे हैं ना, एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए डेरिवेशन आती है तो वो कॉन्सेप्ट चाहिए। आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो ब्रैकेट क्लोज जी, और आगे प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस रो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। अभी लिखेंगे, यहाँ तक क्लियर है। साइड में ग्राफ बना लीजिए, और दिस इज विद टाइम और विद डिस्टेंस, बोथ, एनी वन ऑफ द टू। जल्दी करिए, ऊपर वाला कैसे लिखना मैं बताऊंगा, जो बता रहा हूँ उस तरह सीक्वेंस में लिखिए, ताकि अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इसका रिजल्ट क्या याद रखना है वो आपको समझ में आ गया। अब एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैं लिखवा रहा हूँ। हाँ, उसके पहले बढ़ रही होती है ना, टर्मिनल अच्छी अटेन करता है, तो उसके पहले बढ़ रही हो, जीरो से स्टार्ट हुई है ना, v इक्वल टू u प्लस 80 से निकाल सकते हैं किसी भी इंस्टेंट की, अगर बीच का टाइम वाइम दे रखा हो, है ना। एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, फोर्स मालूम है आपको, है ना, फोर्स अपॉन मास क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन आई बाकी आती नहीं है, कोई मतलब ही नहीं इस चीज का। ठीक है, आपको जो चाहिए मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, मैं उससे वैसे ही डबल पे चल रहा होता हूँ। आपको जितना चाहिए उससे डबल पे चल रहे होते हैं, हमें टेंशन ही नहीं, एग्जामिनर जितना देगा उससे बहुत ऊपर हम चल रहे हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आप भी तो पढ़े, समझ रहे हैं बात को। हम 100 पे कभी भी नहीं चलेंगे, 100 पे चलेंगे तो सैचुरेशन 60-65 पे आएगा, 200 पे चलेंगे तो सैचुरेशन 120 पे आना चाहिए, ये सोच के 200 पे चलते हैं। अलग अलग टॉपिक्स का सिस्टम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात, पक्का। अच्छा, अब नीचे लिखिए एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है वो देखिए। अब ये चीज सीधा सीधा लिखिए यहाँ से, जैसे आपके सामने ये डायग्राम है, ये बातें जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेट फोर्स निकाला, और उसके बाद नेट फोर्स की वैल्यू को स्टोक्स लॉ से कंपेयर किया और रिजल्ट आ गया। गॉट इट और नॉट? पहले डायग्राम बनाइए और लिखिए, यार आपके पास है।
लिख लिया? अच्छा, जो क्लियर है बेटा? अब भी नहीं लिखा? धीरे धीरे लिख रहे हो। ये सारा आपके सामने कर दिया, बस इस फॉर्मूले तक लिखना, बाकी आगे का आप लिख चुके हैं, है ना? समझ में आ गया सबको? ये आपको बता दूं, विस्कोसिटी की थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब इसके क्वेश्चंस हम करेंगे कैरी आउट नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ रही बात? जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास है। गॉट इट और नॉट? सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय। इसको वहां पर